नमस्कार भाई साहब। नमस्कार संजय जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के कारण लॉकडाउन जैसे कठिन समय में भी आपने हम सबको परिवार की तरह जोड़े रखा, पार्टिसिपेट कराया। आपका चैनल चाय पे चर्चा सुपर हिट, इतने सेमिनार तो भाई साहब ने एक साल में भी अटेंड नहीं किए जितने आपने पिछले दिनों अटेंड करा दिए। थैंक यू सो मच, कांग्रेट्स। आज का टॉपिक लॉकडाउन और उसके बिजनेस इफेक्ट्स पे है, फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर सेशन। ये इन द वर्ल्ड हिस्ट्री दिस इज द बिगेस्ट लॉकडाउन। 1.3 बिलियन पीपल हैव बीन लॉकडाउन इन इंडिया। इंडिया में 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया। कोरोना के कारण इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं। कोरोना ने ना हमारी फिजिकल हेल्थ बल्कि फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट किया है। वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत बैडली हिट हुई है। ग्लोबल एक्टिविटी स्टैंड स्टिल है। ग्रोथ का आउटलुक भी नेगेटिव हो गया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक गई है और सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस में होता है, सप्लाई चेन और मनी चेन, वो ब्रेक हो गई है। इसके ब्रेक होने से हमारे व्यापारी भाई, बिजनेसमैन परेशान है। सारे काम रुक गए हैं। इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी, ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। ऐसे एंटिसिपेट ही नहीं किया था ऐसी कंडीशंस को। इस कंडीशंस में, टफ टाइम में हमें कैसे चलना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव कोशिश कर रही है, पर हम सब लोगों को पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना है। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके दिमाग में है, हम वो पूछना भी चाहेंगे। आज के सेशन को मैं 2 पार्ट्स में लूंगा। पहले पार्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी है वो शेयर करूंगा। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स और आपके सजेशंस लेंगे और सजेशंस को लेके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंटेशन भी देना चाहेंगे विद रिक्वेस्ट टू कंसीडर देम, सबके बेनिफिट के लिए। तो पॉजिटिव सोच में हमें आगे बढ़ना है। व्यापारी भाई लोग परेशान है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एक कोटेशन है बहुत पहले की, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल विल डू। मतलब टफ टाइम तो चला जाता है पर अच्छे लोग, जो मजबूत लोग हैं, वो बने रहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया वर्ल्ड में। इसके कारण बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इस वैक्यूम में जो समझदार बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी को लेकर चलते रहेंगे, टफ टाइम को फेस करते रहेंगे, वो आगे बढ़ पाएंगे। आगे का फ्यूचर आने वाले 6 महीने बाद काफी अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें एनकैश करना है। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो व्यापारी भाई और बिजनेसमैन जिसको लेकर परेशान है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। an employer able to pay wages to during the period of lockdown due to COVID-19? क्या व्यापारी भाई, बिजनेसमैन, फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो लायबल हैं, उन पे कंपल्शन है कि वो सैलरी, वेजेस लेबर को, वर्कर्स को लॉकडाउन के पीरियड के कारण दें? इस पे मैं अपना लीगल ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ। साथ में गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन, जो ऑर्डर्स आए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप सब इसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे इसको हम लेंगे आगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 29 मार्च को एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दी कि ऑल एम्प्लॉइज, इंडस्ट्री के हों, शॉप्स के हों, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के हों, उनको आपको वेजेस देनी ही पड़ेगी। कोई भी डिडक्शन उसमें अलाउ नहीं होगी और वेजेस हैज टू बी पेड इन टाइम। इसके एडिशन में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 20 मार्च को एक फर्दर ऑर्डर निकाला जिसमें वो कहता है नो टर्मिनेशन, नो रिडक्शन। किसी की भी एम्प्लॉय की, वर्कर की, लेबर की आप टर्मिनेशन नहीं कर सकते, उसकी सैलरी में रिडक्शन नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी बात, अगर वो लॉकडाउन के पीरियड के कारण लीव पे है तो वो जॉब पे माना जाएगा, वो लीव पे माना जाएगा, उसकी सैलरी आप डिडक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है हमारे पे बाइंडिंग है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है? लॉकडाउन का पीरियड कहां तक जा सकता है, कब तक जा सकता है? सैलरीज का, वेजेस का जो बर्डन है ये हमारे पे मैंडेटरी है क्या? तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट है हमारी कंट्री में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015। गवर्नमेंट ने इसके तहत अपनी पावर्स को यूज करते हुए ये एक्ट किसी भी कंडीशन में, नेशनल डिजास्टर की कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि ऑर्डिनेंस इशू करे। वो जो पावर्स सारे कंट्री पे, पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होती है, बाइंडिंग होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 के तहत एक ऑर्डर इशू किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि सारे लेबर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाए, कोई भी डिडक्शन नहीं की जाए। कोई इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता तो उस पर पेनल्टी, पिनल प्रोविजंस हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हर स्टेट में किसी में मिनिमम वेजेस 10,000 है, किसी स्टेट में मिनिमम वेजेस 15,000 है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 27 मार्च को एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि सैलरी शुड बी पेड ऑन टाइम टू ऑल द एम्प्लॉइज। जो इस ऑर्डर को वायलेट करेगा उससे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जो ऑर्डर है, बेसिकली गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, मेरे ओपिनियन से ये लेबर, वेजेस, सैलरी वर्कर, लेबर और वर्कर्स पे एप्लीकेबल है जिनकी सैलरी 15,000 तक की, 10 से 15,000 की रेंज में है। पर ये एक साइलेंट है। मैं इसमें एक पॉइंट आपको शेयर करना चाहूंगा। ये साइलेंट है, एक्सक्लूड करता है कुछ वर्कर्स को, जैसे मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी कैपेसिटी के। पर ये वर्कर्स जो रेगुलर है, कैजुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है, उन पे एप्लीकेबल है। इस पॉइंट का आप समझ लीजिए। जो लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स है, उसमें ये एप्लीकेबल है। पर जो मैनेजर, एग्जीक्यूटिव क्लास के, अपर क्लास के, वाइस प्रेसिडेंट टाइप के हैं, उसमें उसको एक्सक्लूड करता है, उसमें ये साइलेंट है। तो उसमें हमारी पॉलिसी क्या हो सकती है मैनेजमेंट की कि हम उनसे बातचीत करें, डिस्कस करें, 50%, 70%, 80% या मैनेजमेंट के परसेप्शन से हम 100% सैलरी उनको दे सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि लेबर्स के लिए वेजेस पूरी 100% आपको देनी है। साथ में इंडिया में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी एप्लीकेबल है, जो भी इसको कहता है कि आप टर्मिनेशन नहीं कर सकते किसी भी ऐसी नेशनल डिजास्टर कंडीशन में। अभी किसी सेमिनार में था, उसमें क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बर्डन, ये सैलरी का जो बर्डन है बिजनेसमैन और व्यापारी भाइयों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर क्यों नहीं करती। तो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, वर्ल्ड की कई कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे पॉलिसीज है ऐसी, वहां प्रोविजंस हैं जिसमें वहां की गवर्नमेंट इस बर्डन को शेयर करती है, एम्प्लॉयर्स को रिम्बर्स करती है, मालिकों को जो भी बर्डन आता है उसको रिम्बर्स करती है। तो मेरा आप सबसे सजेशन है, आप भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको भेजेंगे विद द रिक्वेस्ट टू कंसिडर देम। थैंक यू। नेक्स्ट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 24 मार्च 2020 को आई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस की, स्पेसिफाइड एक्ट्स में कुछ रिलैक्सेशन दी, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का टाइम पीरियड थोड़ा इंक्रीज किया। स्पेसिफाइड एक्ट जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसके जो मेन पॉइंट है मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। जैसे इनकम टैक्स से जीएसटी के, इनकम टैक्स में जो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी 2018-19 की, ये पॉइंट आप जरा समझ लीजिए, 2018-19 की जिसकी भी इनकम टैक्स की रिटर्न पेंडिंग है 18-19 फाइनेंशियल ईयर की, वो 30 जून 2020 तक जमा करा सकता है। और साथ में इसमें जो पिलियन इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करते हुए 12 से 9% कर दिया। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सब लोगों के लिए की, वो है इनकम टैक्स के रिफंड्स। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, इसके जो भी रिफंड्स हैं 5 लाख रुपए तक के, वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके हम सबको दिए जाएंगे। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कठिन समय में, कोरोना के लॉकडाउन के समय में, अगर 5 लाख का रिफंड हमें मिल जाता है इमीडिएटली, तो इस समय हमारे बहुत काम का है। सेकंड, हम जीएसटी पे आते हैं। जीएसटी पे गवर्नमेंट ने बोला रिलैक्सेशन देते हुए ऑल रिटर्न्स मार्च, अप्रैल, मई, ऑल रिटर्न्स जो हमें फाइल करनी पड़ती है, जो लॉकडाउन के पीरियड के कारण हम फाइल नहीं कर पा रहे, उसको हम 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। ऑल रिटर्न्स, इस पॉइंट को आप जरा समझ लीजिए, लॉकडाउन के कारण जो रिटर्न्स हम फाइल नहीं कर पा रहे, उसको हम 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। साथ में जिनकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, जिन बिजनेसमैन की 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, उन पे कोई पेनल्टी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पिनल इंटरेस्ट है, दे कैन फाइल देयर रिटर्न टिल 30 जून। और 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों के लिए भी गवर्नमेंट ने पेनल्टी वेव कर दी है, कोई पिनल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जो इंटरेस्ट
12% लगता था उसको 9% कर दिया गया। ऐसे ही कंपनीज एक्ट में भी उन्होंने काफी रिलैक्सेशन दी, टाइम पीरियड इंक्रीज किया। अब हम थोड़ी इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। भाई साहब इसमें एक्सपर्ट है हमारे, इंश्योरेंस सेक्टर की किंग है। एटीसी एटीडी, ये तो आप सब जानते होंगे। एटीसी एटीडी की डिडक्शन का टाइम एक्सटेंड करते हुए ये 30 जून तक ले गए हैं। न्यू पॉलिसीज टेकन, आप कोई भी नई पॉलिसीज जो आप मार्च में लेना चाह रहे थे वो नहीं ले पाए। एलआईसी और पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जैसे 1.5 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ पे, उसमें हमें अच्छी इंटरेस्ट इनकम होती है, या मेडिक्लेम में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हम जो 31 मार्च में लॉकडाउन के पीरियड के कारण इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उसको हम 30 जून तक कर सकते हैं। और वो सब में 31 मार्च 2020 तक मिलेगी। वैसे भाई साहब को 1 अप्रैल को ही पीपीएफ जमा करा देते हैं, 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट की इनकम का लॉस तो नहीं होना चाहिए ना भाई साहब। साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप ध्यान से समझ लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 1920 इसको एक्सटेंड नहीं किया है गवर्नमेंट ने। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च तक ही बनेंगी, उसको एक्सटेंड नहीं किया। खाली कुछ कंप्लायंसेस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, उसके लिए पीरियड 30 जून तक ये ले गए हैं। दोबारा से मैं क्लियर करता हूं, आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक ही रहेगा। खाली जो कंप्लायंसेस हैं, डिडक्शंस हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, उसके लिए इन्होंने टाइम 30 जून तक कर दिया है। इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न्स के लिए टाइम 30 जून तक कर दिया है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी, पीएम केयर्स फंड एटीजी में, पीएम केयर्स फंड, जिसमें आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डोनेशन दीजिए कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। इसमें गवर्नमेंट ने 30 जून तक का टाइम दे दिया हमारे को, और साथ में 100% डिडक्शन अलाउ की है, 100% डिडक्शन पीएम केयर्स फंड की। संजय भैया, आपकी आवाज इको कर रही है। आपके पास अगर वो क्या बोलते हैं ईयरफोन हो, या आपके पास कोई दूसरा साधन हो तो उससे बोल सकते हैं क्या? बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि आवाज इको कर रही है। ठीक है, ऐसा जरूर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश कीजिए, आवाज इको ना करे। बोलिए बोलिए बोलिए। वैसे आवाज तो क्लियर आ रही है? ये बहुत सारे चैट पॉइंट्स ऑफ डिस्कस जो मैं कर रहा हूँ समझ में। बोलिए 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 बोलिए। अभी आपको 150 लोग सुन रहे हैं और फेसबुक पर कई हजार लोग सुन रहे हैं। बोलिए आप। हेलो जी बोलिए। ओके भाई साहब, आप ठीक है? थैंक यू सो मच। तो आप मुझे कहना चाहेंगे कि मैं रिपीट करूं दोबारा से? हाँ नहीं ठीक है। अब मैं सवाल लेना चाह रहा हूं, मेरे पास 5 सवाल आ गए हैं। मैं एक सवाल भाई साहब अभी मैं 2-3 पॉइंट्स बैंकिंग पे भी बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी इनकम टैक्स जीएसटी पे तो हमने कर लिया। बैंकिंग पे आरबीआई की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई हैं। जी जी। आरबीआई ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए मोरेटोरियम ऑफ पेमेंट फॉर टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज फॉर 3 months मार्च अप्रैल मई, मोरेटोरियम का एक पीरियड अनाउंस किया है। हम सब लोग टर्म लोन यूज करते हैं, वर्किंग फैसिलिटीज यूज करते हैं, सीसी लिमिट्स यूज करते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट्स यूज करते हैं, उस पर डेफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है। जैसे मार्च अप्रैल मई की जो इंस्टॉलमेंट्स हम नहीं दे पाए टाइम पे, लॉकडाउन के पीरियड के कारण, लॉकडाउन की समस्या के कारण, वो हम 30 जून तक दे सकते हैं। इसमें 3 months के बाद होगी। इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट को माफ नहीं किया है, खाली 3 महीने आगे ले गए हैं। ये आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट को माफ नहीं किया, 3 महीने आगे ले गए हैं। साथ में ये आपका ये पीरियड डिफॉल्ट का पीरियड नहीं माना जाएगा, ना इसको एनपीए माना जाएगा, ना आपका अकाउंट डाउनग्रेड होगा, और ना आपकी क्रेडिट रेटिंग चेंज होगी। इससे एटीएम विड्रॉल अनलिमिटेड कर दिया गया है। 3 महीने तक आप कितना भी एटीएम का विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस पे कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, मिनिमम बैलेंस का चार्जेस का हटा दिया गया है। साथ में गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है सब बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि आप बिजनेसमैन की, व्यापारी भाइयों की वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को दोबारा से रीअसेस कीजिए। कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण उनको फंड्स की जो समस्या है उसको दोबारा रीअसेस कीजिए और उनको देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू भाई साहब।
हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी भाई साहब, ये थोड़े से अपने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करे हैं, पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ये टफ टाइम है, हम सबको बड़े ध्यान से सोच समझ के आगे बढ़ना है, और जो भी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं उसको हम सेशंस में लेते हैं, साथ में आपके सजेशंस को भी हम लेंगे, सो दैट वी कैन फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड विद रिक्वेस्ट टू कंसीडर देम। हम आप सबके सजेशंस को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब आप अपने क्वेश्चंस और सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन पवन मोड़ा जी। पवन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए। ओके ओके। हाँ भाई साहब को राम राम। नमस्कार पवन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका। आपने एक तो रिफंड के बारे में बताया कि रिफंड मिलेंगे 5 लाख तक के, तो क्या हमें अप्लाई करना पड़ेगा जब मिलेंगे या अपने आप आ जाएंगे? भाई साहब प्लीज बताइए। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जब आप आईटीआर की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें रिफंड अमाउंट ऑटोमेटिक ही आता है। अच्छा जी, उसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। जीएसटी का भी है इसमें, आपने जीएसटी का भी हाँ, जीएसटी, कस्टम और इनकम टैक्स के 5 लाख तक के रिफंड गवर्नमेंट ने कहा है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके कंसर्न पार्टीज के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो आपका अगर जीएसटी का रिफंड बनता है 5 लाख, तो आप उसे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना पड़ेगा ना? हाँ जी, जीएसटी के लिए करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट। दूसरा, एमएसएमईज के लिए क्या बेनिफिट दिए हैं गवर्नमेंट ने, थोड़ा सा डिटेल में बता दें प्लीज। एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट का एक सेकंड रिलीफ पैकेज कभी भी आ सकता है। आज या कल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 से 3 लाख करोड़ तक का रिलीफ पैकेज कभी भी आ सकता है, जो हमारे बिजनेसमैन, एसएमई और एमएससीज के लिए ही होगा। प्लस अगर आपकी बैंक में वर्किंग कैपिटल है, अगर आप बैंक से सीसी लिमिट यूज करते हैं, तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी वर्किंग कैपिटल को रीअसेस करेंगे। प्लस जो इंटरेस्ट रेट है, अब आरबीआई ने कल भी रेपो रेट काफी कट किया है, तो आपकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, बर्डन है, वो भी रिड्यूस होएगा। कम से कम मेरे नॉलेज के हिसाब से 0.75 का आपको रिडक्शन आना चाहिए अगर आप बैंक से अप्लाई करते हैं, और ये आपके लिए बहुत बड़ा फेवर का पॉइंट होगा। किरण अग्रवाल, किरण जी बोलिए। किरण अग्रवाल, ओके। राजकुमार मक्कड़। हाँ जी, नमस्कार। राजकुमार मक्कड़, नमस्कार जी, बोलिए राजकुमार जी। हाँ, मेरा प्रश्न है जी, कल जो आरबीआई ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, उसका बिजनेसमैन पर और आम आदमी पर क्या इफेक्ट होगा, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए। 50,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है एटलीस्ट उस पर। नमस्कार मक्कड़ साहब जी। जो कल आरबीआई ने अनाउंसमेंट की है वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के लिए ही की है, जिसमें उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को 3.75 कर दिया है, 0.25 कट करके, और 50,000 की लिक्विडिटी उसमें डाली गई है बैंकिंग सेक्टर में, जो एनबीएफसी और एमएफआई इंडस्ट्री को मिलेगा। तो बैंक एनबीएफसी, जो स्मॉल एनबीएफसी हैं, जब उनको ये फंड एक्स्ट्रा मिलेगा, उन एनबीएफसी के थ्रू एमएसएमई को लोन दे सकते हैं, और कम वो बैंकिंग सेक्टर के लिए थी, ना कि मतलब एक आम आदमी के लिए। बट एनबीएफसी के थ्रू जो लिक्विडिटी हम उससे आप बेनिफिट इनडायरेक्टली बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसमैन को और कॉमन आदमी को मिलेगा। संजय जैन साहब, संजय जैन। हाँ जी, नमस्कार संजय जी, मेरा नाम भी संजय जैन है। अरे नमस्कार जी नमस्कार। मेरे साथ एक समस्या है, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी दिसंबर 2019 के अंदर, जिसके अंदर 70 लाख रुपए जिसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आता है, और जिसको मुझे री इन्वेस्ट करना है जून 2020 तक, नहीं तो मेरे ऊपर 14 लाख रुपए की इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है सर। और अब इस स्थिति में मैं कैसे दूसरी प्रॉपर्टी देख के खरीद पाऊंगा, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। या उस पैसे को मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी एसबीआई या पीएनबी के साथ 3 साल के लिए। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि उस पैसे को मैंने अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे मुझे रोज शाम तक अच्छा प्रॉफिट आता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मतलब समझ नहीं काम कर रही, इस बारे में आप कृपया गाइड करें। जैन साहब, आपका क्वेश्चन से तो मैं मजा आ गया मुझे। मैं तो चाहूंगा आप 14 लाख रुपए इनकम टैक्स दे दीजिए,
इसमें कंट्री को फंड्स की जरूरत है। आप जैसे को देना चाहिए। और सेकंड, जब आप इतनी इनकम कर रहे हैं शेयर मार्केट से, तो आप कैपिटल गेन की क्या चिंता करते हैं? कैपिटल गेन का जो वो छोटा है, नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आप शेयर मार्केट आपके डाल के अपने बॉन्ड्स में लगा दीजिए या प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। ये तो बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है, आप तो दोनों हाथ से कमा रहे हैं। रामानंद आंचल जी बोलिए। हाँ, नमस्कार संजय जी। नमस्कार भाई साहब। ये मार्च फर्स्ट वीक में 2 क्वार्टर के जीएसटी के रिफंड के ऑर्डर हो चुके हैं, हाँ जी। लेकिन क्रेडिट जो है वो अभी तक नहीं मिला मुझे। लगभग 40-45 दिन हो गए हैं। तो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हो गई है कि भी 5 लाख के अंदर तक के जो रिफंड है जीएसटी इनकम टैक्स के, तो वो अभी तक मतलब अकाउंट्स में आए नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है, इसको प्रोसेस करने में थोड़ा रिफंड सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, अपने सीए के थ्रू जो भी आप रिटर्न फाइल करता है उसको दोबारा से रिमाइंडर लगाइएगा और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपने एक ऑर्डर किया था कि मार्च में जल्दी प्रोसेस करके भेजेंगे, तुम्हें रिफंड पेंडिंग है, आई एम वेटिंग फॉर द रिफंड, काइंडली एक्सपेडाइट इट। एसएल अग्रवाल भिवानी। एसएल अग्रवाल भिवानी बोलिए। एसएल अग्रवाल भिवानी। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार और साहब। मेरा क्वेश्चन ये था जी, जैसे वर्किंग कैपिटल लिमिट का इंटरेस्ट जो बैंक आज की डेट में मार्च अप्रैल का मई का डेफर करेंगे, मार्च का डेबिट नहीं किया उन्होंने अभी लिमिट में अकाउंट में, हाँ जी। तो वो कब इंटरेस्ट देना होगा और उस इंटरेस्ट पे भी फिर इंटरेस्ट लगेगा या बैंक क्या प्रोविजन कर रहा है उसके लिए? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मैंने इसलिए शेयर नहीं किया उस टाइम कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। इसमें कई बैंक की ना डिफरेंट पॉलिसीज है। जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो हैं वो आपको फोन करके पूछ रहे हैं कि आप मोरेटोरियम पीरियड को यूज करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। शायद आपको भी फोन आया होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही अग्रवाल साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने उनको म्यूट कर दिया सर। अच्छा अच्छा। आगे अगला क्वेश्चन लेना पड़ेगा। नहीं, इसी को मैं आंसर कर रहा हूँ, वैसा आंसर कर देता हूँ। कई बैंक्स ना मार्च अप्रैल मई का इंटरेस्ट एडवांस चार्ज कर रहे हैं। जैसे आप उनको बोलेंगे हाँ हम मोरेटोरियम पीरियड को यूज करना चाह रहे हैं, वो आपको मार्च अप्रैल मई का इंटरेस्ट डेबिट कर देंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। नहीं रहे ना जी। हेलो, इंटरेस्ट तो अभी इन्होंने मार्च का इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल अकाउंट लिमिट अकाउंट में अभी डेबिट किया ही नहीं। नहीं, आप करेंगे ना। आपसे कंसेप्ट ले ली क्या उन्होंने? ना, अभी कुछ नहीं लिया। तो आप उनसे कंसेप्ट लीजिए ना, उनसे रिक्वेस्ट डालिएगा। आप क्या चाहते हैं? आप मोरेटोरियम पीरियड को यूज करना चाहते हैं नहीं चाहते? हाँ, करना चाहते हैं। तो आप बैंक को लिखिएगा ना, बोलिएगा ना। ऐसे नहीं होगा ये, नहीं तो नॉर्मल कोर्स में जाएगा वो। अच्छा, दूसरा एक और सवाल था जी, जैसे एमसीएलआर पे ये 1 साल का एमसीएलआर करते हैं बैंक वाले। हाँ जी। तो अब किसी का फरवरी के अंदर मान लो लिमिट रिन्यू हुई है यार, वो 1 साल के लिए एमसीएलआर हो गया, तो उसका आगे इंटरेस्ट का बेनिफिट अब जो कम हुआ है बैंक का, वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको बैंक को एक लेटर लिखनी पड़ेगी, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं, रेपो रेट में जो कट किया है वो हमें पास ऑन किया जाए। आजकल क्या होता है, बैंक ना अपने नहीं करता, क्लाइंट को, कस्टमर को खुद को विजिलेंट होना पड़ता है। जैसे एफडीआर रेट आपकी, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एफडीआर आपने 7% पे कराई, एफडीआर रेट 8% हो गया, तो ऑटोमेटिक तो नहीं करेगा, पड़ती है। आपकी इंटरेस्ट रेट कम कीजिए जो आज की कंडीशंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर ये किरण अग्रवाल। नहीं सर, किरण जी तो मैं पूछ चुका हूँ। संजय जैन की हो गए हैं। अतुल रंजीत कुमार। जी सचिन जी, राजेश जी नमस्कार। हमारी होम लोन के अगेंस्ट ईएमआई जा रही है, जिसके लिए बैंक से मैसेज आया था कि आपकी 3 महीने की वो शिफ्ट की जा रही है। इफ यू डोंट वांट टू अवेल दिस फैसिलिटी प्लीज सेंड एसएमएस टू, मतलब 5-6 डिजिट का उन्होंने एक नंबर दिया था।
हमने उस पे नो लिख के भेज दिया, तो उसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। मतलब वी डोंट वांट टू अवेल दैट फैसिलिटी टू मतलब एक्सटेंड द टाइम लिमिट टू 3 मंथ्स। वी वांट टू कंटिन्यू पेइंग द ईएमआई। आप जैसे सिटीजन्स पे तो कंट्री को प्राउड है कि मोरेटोरियम पीरियड में भी गवर्नमेंट बेनिफिट लेना नहीं चाह रहे, इंटरेस्ट देना चाह रहे, तो वो ऐसे अंडरस्टूड है। आपने जो नो लिख के भेजा है वो एसएमएस आप सेव कर लीजिए, और हो सके तो एक मेल भी ड्रॉप कर दीजिए उनको कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मोरेटोरियम पीरियड सैंक्शन बाय योर बैंक, प्लीज कैरी माय अकाउंट एज प्रीवियस। पवन कंसल जी पूछिए। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते संजय जी, सभी भाई। नमस्कार भाई साहब। हाँ भाई साहब, मेरा जो है एक्सपोर्ट का और डोमेस्टिक का बिजनेस है स्टेनलेस स्टील का, और उसके अंदर मैं ये जानना चाहूंगा, आप खाली अभी अकाउंट फाइनेंस की बातें हुई है मेरे ख्याल से, तो जो फ्यूचर सिटी का अप्रोच है उसके अंदर में एक तो हमें क्या करना चाहिए, और एक जो हम दूरदृष्टि नहीं देख पा रहे हैं, आपके अनुभव से अगर हमें वो मिल जाए तो हम पहले से प्लानिंग थोड़ी सी और अच्छी, बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बहुत सी फैक्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत एनकैच कर सकता है। अगर आपके पास इसमें थोड़ी सी हिम्मत है फाइट करने की, अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको बहुत सी मार्केट्स मिलेगी, बहुत सी कंट्रीज जो चाइना से अपने बिजनेस को बंद कर देगी। इसमें चाइना 50 से 70% वर्ल्ड की एक्सपोर्ट मार्केट को डोमिनेट करता है। जैसे जापान ने अभी अनाउंस किया कि जापान ने अपनी सारी फैक्ट्रीज चाइना से विड्रॉ कर ली है, वो और कंट्रीज से ऑप्शन देख रहा है। तो आप जैसे बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में है। चाइना से बहुत से, मेरी बात को पॉइंट को नोट कर लीजिए, आज चाइना से बहुत सी कंट्रीज अपना बिजनेस विड्रॉ करेंगी। यूरोपियन कंट्रीज उनसे बहुत नाराज हैं, यूएस अमेरिकन, तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। संजय जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हेलो संजय भैया, आपकी आवाज है बिल्कुल ब्रेक हो रही है बार बार में और गूंज रही है, क्या करें बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे इंटरनेट का कनेक्शन, ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो बोलिए। ये इनका आंसर हो गया था क्या पवन जी का भी? हाँ, पवन जी का हो गया था। अब आवाज ओके है भाई साहब? अब ओके है। चलिए भाई साहब, भाई साहब एक काम तो कर दीजिए संजय जी, आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक बार शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। हमारे मित्र जो सवाल आपसे 1 to 1 पूछ सके, ये फैसिलिटी सबको दे दीजिए। तो आप अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर प्लीज शेयर कर दीजिए एक बार सबके साथ, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप सबके लिए मोबाइल नंबर आ रहा है संजय जी का। विनोद गुप्ता जी सवाल पूछिए। हेलो। विनोद, हाँ जी सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है जी, बोलिए विनोद जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट जो बार बार लेबर को कह रही है कि लेबर को पैसे देने हैं विदाउट इसके लॉकडाउन पीरियड का जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज है जिनके पास अपना ही वो नहीं हो रहा, खर्चा पूरा नहीं हो रहा, और ये जिनकी लेबर छोड़ के एक गांव से दूसरे गांव पहुंच चुकी है, उनके कैसे किया जाएगा जी? बताओ संजय जी। नमस्कार भाई साहब, आपने मेरा सेशन को लगता है कि ध्यान से नहीं सुना। उसमें मैंने यही क्वेश्चन लिया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और होम मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है उसके लिए आप पे ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको अपनी लेबर को, वर्कर्स को मिनिमम वेजेस देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देते तो उसमें पिनल प्रोविजंस हैं। अभी इस पे कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई, पर आपका क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें रिसोर्सेज नहीं है तो हम क्या करें। इसीलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दी थी, और राजेश टेकन भाई साहब के थ्रू चैनल पे मैंने बीजेपी के नेशनल स्पीकर शाहनवाज हुसैन जी से इसी पॉइंट पे चर्चा की थी। तो आप, अगर आपको ध्यान हो तो अभी जो गवर्नमेंट की इसमें जो प्रेजेंट कंडीशन है, नोटिफिकेशन है, उसमें मेरे ओपिनियन से आपको देना पड़ेगा मिनिमम वेजेस आपको। विनोद जी, आप संजय जैन से बात कर रहे हो, निर्मला सीतारमण से बात नहीं कर रहे हो। ओके, ये मनीष गोयल जी पूछे। मनीष गोयल बोलो भैया। नमस्कार संजय भाई।
नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? भैया मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है, सरकार ने व्यापारी को सब कुछ कह दिया कि सब कुछ पेड करो, बिजली बिल, एम्प्लॉयज बिल, सब कुछ दो आप, लेकिन सरकार ने हमारे को सिर्फ डिले किया है, उस पर भी ब्याज ले रही है जो डिले किया है, कोई छूट नहीं दी। ऐसा सही है मेरा सोचना या गलत है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये ही रिप्रेजेंटेशन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार दे रहा हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। मैं राजेश चेतन भाई साहब की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी ये देना कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कुछ सोचा जाए, एमएससी के लिए कुछ सोचा जाए। बिजली के बिल रेगुलर आ रहे हैं, फोन भी चल के आ रहे हैं कि भैया जमा करिए टाइम पे, इंटरेस्ट में कोई वेवर नहीं है, इंटरेस्ट आपने 3 महीने आगे ले गए हैं, माफ नहीं किया, किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट आगे ले देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसके लिए हमें राजेश भाई साहब को जल्दी से पार्लियामेंट भेजना चाहिए ताकि हमारी आवाज लोकसभा में जाके बुलंद करे, राज्यसभा में जाके बुलंद करे। उनके माध्यम से ही ये क्वेश्चन मैं पार्लियामेंट में रेज करना चाहूंगा ताकि हमारी आवाज भी वहां तक पहुंचे। इसलिए भाई साहब आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। अशोक बंसल जी पूछिए सवाल। अशोक बंसल जी। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, बोलिए अशोक जी। नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी। अशोक भाई जी साहब मैं हमारे ये पूछना चाह रहा हूँ, बोर्ड मेंबर हैं, आप इनकी बात को सुनिए ध्यान से जी। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब। बोलिए बोलिए अशोक भाई। मैं भाई साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट कह रही है, आपके यार मुझे नहीं जम रही बिल्कुल भी। चलो हटा देंगे। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि आप रेंट नहीं ले सकते लॉकडाउन पीरियड का, तो हमारे वेयर हाउस हैं, तो कमर्शियली भी ये वो रहेगा क्या कि हम रेंट नहीं ले सकते टेनेंट से? बंसल साहब, सबसे पहले मैं इस पे आपको लीगल ओपिनियन दे दूं। गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है, कि हम रेंट नहीं ले सकते। बट मार्केट में ना एक प्रेसिडेंट होता है, एक पॉलिसी चलती है जिसे हम कहते हैं आपस की मेल जोल की मॉरल पॉलिसी। हाँ जी, उसमें भी बाजार में र्यूमर चल रही है, मैसेज चल रहा है कि भी लॉकडाउन के कारण बिजनेस की कंडीशंस बहुत खराब हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तो हम रेंट ना लें। तो उसी का बेनिफिट लेके सब लोग यही बोल रहे हैं एक दूसरे को। जब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में ये डिस्कशन चल रहा है, टेनेंट की बार रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई आप रेंट को माफ कर दीजिए, पर लीगली आप मुझसे लीगल ओपिनियन लें, ऐसा कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, ना कोई नोटिफिकेशन है। बट आपको अगर मोरली लगता है कि ये ठीक है, टफ कंडीशंस हैं, हमारा टेनेंट रेगुलर चल रहा है, दे रहा है, अच्छा टेनेंट है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हम इसका म्यूचुअल है, मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है। थैंक यू। किरण अग्रवाल। किरण अग्रवाल। हाँ मैं बोल रही हूँ, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए किरण जी, बोलिए। हाँ, मैं आज जो चर्चा, एक्चुअली आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा मुझे, चर्चा आपने लिखा है इसमें, तो कुछ बातें हम पूछ भी सकते हैं और कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मैं 2-3 मिनट लूंगी। हाँ, मेरे को आज की डिस्कशन के बाद ना कल की जो पुष्पेंद्र जी की एक लाइन आई थी कि राज्य में और समाज में, राज में और समाज में थोड़ा फर्क होता है। गवर्नमेंट अगर कोई भी नोटिफिकेशन देती है या ऑर्डर्स देती है तो वो उसको एज अ पब्लिक पूरे मतलब उसको देख के चलना होता है। लेकिन जैसे अभी बात हुई थी कि कुछ कुछ हमारा पर्सनल भी होता है उसमें। अब सपोज हमारे जो हमारे प्राइवेट बिजनेस, किरण जी दोबारा से बोलिए, आप म्यूट, अपने आप को म्यूट कर लिया था। ओ अच्छा, कहाँ पर मेरा म्यूट हो गया? अच्छा मैं दोबारा बोल देती हूँ कि जो अभी लास्ट टाइम कल हमने जो पुष्पेंद्र जी ने कहा था कि राज और समाज में फर्क होता है। गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन देती है वो एज अ होल पूरी कंट्री के लिए देती है, उसमें वो किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक उसको अलग नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आज वो बिजनेसमैन की फेवर में कुछ कह दे कि अगर नहीं देनी पेमेंट, तो बहुत बड़ा तबका जो है वो शोर मचाएगा कि हम कैसे खर्चा चलाएंगे। और इस टाइम पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है, अगर सपोज करिए हम बीमार हो जाते हैं, कोई भी बिजनेसमैन बीमार हो जाता है 15 दिन के लिए, तो उस 15 दिन में वो क्या सोचेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है या मेरी क्या लॉस क्या हो रहा है, वो ये सोचेगा पहले मैं अपनी तबीयत ठीक कर लूं। इस समय जो हमारे देश पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारी सेहत की, जो सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर इस टाइम अगर मकान मालिक और किराएदार की लड़ाई भी होगी तो वो आपस में एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे पैसे लेने, फोन पे ही लड़ेंगे तो ये सबसे, और ऐसे ही अगर हमारे वर्कर्स भी हमारे घर पर नहीं आएंगे, हमारे सिर पर नहीं चढ़ेंगे। एक गवर्नमेंट ने जो दिया है वो इसलिए कि इस टाइम शांत बैठा जाए और वर्कर्स भी चुपचाप बैठे कि हाँ हमें मिल जाएगी। और ये देखिए अब कितने दिन हुए, 23 तारीख से हमारे काम बंद हुए,
अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और ये बड़ी किस्मत की बात है कि साल के एंड में मतलब क्लोजिंग के टाइम पर ये प्रॉब्लम आई है। बच्चों के भी मैक्सिमम एग्जाम हो चुके हैं, हमारा पूरा बिजनेस 1 साल चल गया, ये क्लोजिंग का टाइम था, उस टाइम पर ये 15 दिन उधर और 1 हफ्ता उधर और 15 दिन इधर हुए मार्च के बाद। तो अभी हमें मतलब बहुत पेशेंस रखनी चाहिए। सबसे पहले हमारे को अपनी फैमिली के हेल्थ के बारे में या जो ओवरऑल ये प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में सोचना चाहिए, और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। किरण जी सैल्यूट है आपको, किरण जी आपको सैल्यूट है। मैं तो एक बात कहता हूँ, हाँ आपसे जी, प्रेरणा लेके 30 साल 40 साल 50 साल बिजनेस करके कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो 2 महीने खाली बैठ के क्या उखाड़ लेंगे वे लोग। और हम एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ऐसे भैया आप मतलब जैसे जानते हैं, मैं पैदा तो बिजनेस क्लास फैमिली में हुई, 22 साल मैंने नौकरी करी, और जो शादी हुई है वो प्रोफेशनल्स फैमिली में हुई है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ना मैं फेवर करती, ना मैं उसकी तरफ से सोचती हूँ, अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखती हूँ। और जो टैक्स पेइंग है, ये बात बिल्कुल इनकी संजय जी की ठीक है कि अगर आप ये देखिए, देश को कौन 3 लोग चलाते हैं, हम कहते हैं जय जवान जय किसान, मैं कहती हूँ देश को 3 लोग चलाते हैं, जवान, किसान और एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। अगर गवर्नमेंट बिजनेसमैन को से ही नहीं एक्सपेक्ट करेगी इस टाइम पर, और कोई नहीं प्रोडक्शन करता पूरे कंट्री में, जो सेफ्टी है वो डिफेंस के लोग देखते हैं, जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की है वो फार्मर देखता है, और जो इसके अलावा प्रोडक्शन होती है जिससे जरूरतें पूरी होती है वो बिजनेसमैन है। किरण जी क्लोज कीजिए, किरण जी क्लोज कीजिए, किरण जी स्टॉप कीजिए। हाँ जी, हाँ ठीक, आपका कोई क्वेश्चन? वेरी मच, थैंक यू। संजय गोयल जी, संजय गोयल जी, संजय गोयल कौन है? संजय गोयल आ जाएं। हेलो, बोलिए, बोलिए, संजय गोयल कौन है? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मैं एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर हूँ, और जैसा कि आजकल दुनिया की ज्यादातर सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज चाइना में है, और अभी बहुत टाइम से यूएस चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है। अरे भाई तुम पहले अपना नाम बताओ, तुम संजय हो कि संजय के बेटे हो? नहीं, हाँ मैं उनका बेटा हूँ। हाँ तो तुम अपना नाम तो बताओ महाराज। मेरा नाम अक्षित है। हाँ तो तुम्हारा नाम यहाँ पे आ रहा है संजय गोयल, और तुम बोल रहे हो अक्षित, ये तो ठीक बात नहीं है ना। नहीं, अब मैं जो भी बड़ा काम करूंगा लोग तो ये बोलेंगे ना, देखो संजय गोयल तो बेटा जा रहा है। बोल डार्लिंग, बोल बोल। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अब जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में शिफ्ट हो रही है। मेरा क्वेश्चन है कि वो इंडिया में शिफ्ट क्यों होंगी? सबसे मतलब हाँ, देखा जा सकता है कि यहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जमीन मिल सकती है, पर मेरा कहना है कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती, यहाँ पर कई लॉज जो है वो स्टेबल नहीं रहते, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है उनको यहाँ पर आने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादातर बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर शिफ्ट क्यों हुई? हेलो, बोलिए संजय जी, बोलिए। हाँ जी गोयल साहब, छोटे गोयल साहब, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपका क्वेश्चन सुन के। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर दूंगा, पर मैं आपकी फोटो भी देखना चाहूंगा, आपकी शक्ल भी देखना चाहूंगा, हमारे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर कौन है। ये फोटो इसका आ ही नहीं रहा। आ गया जी, आ गया, अभी दिखाते हैं सबको। इसका फोटो दिखाओ, बालक का कौन है ये दिखाते हैं, देखो। अरे वाह, अरे वाह, ठीक है भाई, आप तो इंडिया के आप इंडिया MBA हैं, और आप भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे कि इंडिया में क्या है? इंडिया में आप जैसे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, और आपका क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट आंसर करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपने बोला कि इंडिया में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अरे मेरे दोस्त, 2014 से मोदी जी बैठे हैं, 2020 से अभी तो 6 साल से तो मोदी जी हिले नहीं, और आने वाले 10 साल में भी हिलने वाले नहीं है। तो इससे बड़ी स्टेबिलिटी आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल फ्रंट पे, कि गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल है, मजबूती से बैठी हुई है, और हम सब के सपोर्ट से आगे भी बैठी रहेगी। सेकंड पॉइंट आपका लेबर रिफॉर्म्स पे है। हाँ, वो मैं एग्री करता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस पे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इंडिया में हमें बहुत सी इंडस्ट्रीज को लाना है, जैसे जापान ने 2.2 बिलियन, अभी 2.2 बिलियन रुपीस खर्चे हैं, 2.2 बिलियन चाइना से अपनी सारी फैक्ट्रीज को हमारे से लेके बाहर ले जाने के लिए वियतनाम और इंडिया दोनों कंट्रीज के चांसेस हैं। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट करी है कि इंडिया में लेबर रिफॉर्म्स लाए जाएं। मैं गवर्नमेंट से एंटिसिपेट करता हूं कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड के बाद ये लेबर रिफॉर्म्स आएंगे। थर्ड पॉइंट आपका
कि चाइना से लोग क्यों शिफ्ट करेंगे। अरे दोस्त, कोरोना से बड़ा भी कोई रीजन है क्या? कोरोना के लिए पूरा वर्ल्ड चाइना को गिल्टी मान रहा है, इससे बड़ा भी कोई रीजन है क्या? जापान जैसी कंट्री 2.2 बिलियन खर्च करके अपनी फैक्ट्रियां वहां शिफ्ट कर रही है। यूरोपियन कंट्री ने डिसाइड कर लिया है कि आगे से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने इंपोर्ट्स चाइना से ना करके दूसरी कंट्रीज में करेंगे। और आप जैसे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जो इंडिया में MBA बन के बच्चे आ रहे हैं, इससे बड़ा पॉइंट तो कोई है ही नहीं। तो मैं आपको कांग्रेट्स करता हूं आपके इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच। Not audible. बोलिए भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई साहब, हेलो। प्रकाश जी। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, नमस्ते जी। नमस्ते, बोलिए। मेरा प्रकाश एक तो भाई साहब एक सजेशन है। सैलरी के ऊपर काफी बात हुई है कि सैलरी इस वक्त इंडस्ट्री या बिजनेसमैन कैसे देगा। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, एक हम इंश्योरेंस कराते हैं ESIC। पिछले 70 साल से जब से ESI बनी है, हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं। और इंश्योरेंस का मतलब ही ये होता है कि जब हम पर आपदा आए तो हम उसके पास जाएं। और वैसे भी ESIC के पास 78,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। हमारी ये सरकार से गुजारिश है आपके माध्यम से कि ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए कि इंडस्ट्री कुछ पैसे दे दे अपने वर्कर को लॉकडाउन पीरियड का, से 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया प्रति माह, और बैलेंस पूर्ति जो है वर्कर की वो ESIC के फंड से की जाए। ये तो मेरा सजेशन है। एक मेरा सवाल है आपसे। सवाल ये है कि राजेश चेतन जी ने आपके बारे में बताया था कि डिसऑनर्ड चेक्स के बारे में आपकी मास्टरी है। हालांकि उसके बारे में आज चर्चा नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं, जनरली मैंने 2 केस कर रखे हैं, इसमें 3-3 साल तो भाई साहब उनके पास समन पहुंचने में लग जाते हैं, समन सर्व ही नहीं होते, और पुलिस जो है समन सर्व नहीं कर पाती है। कम से कम 3 साल लग गए उस हमारे वाले केस में, जिसमें कि पहली दफा उसकी पेशी हुई है, और पेशी होने के बाद भी 3-3, 4-4 महीने की डेट लगती है, और सिर्फ डेट लगती आती है। 5 साल तो हमारे आर प्रकाश जी, आप मुझे फीस तो देते नहीं हो। आप मुझे एक मोटी सी फीस दो, और कितना अमाउंट है मुझे बताओ, फिर मैं हूं। आप चिंता क्यों कर रहे हो इस बात की? कमाल है, आप बड़ा मुस्कुराओ, इधर टेंशन में क्यों बैठे हो? भाई साहब 25% आपका। संजय भैया सवाल का उत्तर दो। डूबी हुई रकम का मैं तो डूबी हुई मान रहा हूँ, 25% आपका। ठीक है संजय, और पब्लिकली कह रहा हूँ मैं। ठीक है आर प्रकाश जी, ओके, थैंक यू। नमस्कार प्रकाश जी, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि जो फंड 78,000 करोड़ के हैं उसको गवर्नमेंट को यूज करना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फेवर करना चाहिए। उसका रिप्रेजेंटेशन आप राजेश भाई साहब को दीजिएगा। हम भिवानी परिवार चेतना के थ्रू, संस्कार बाती के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन देंगे, जरूर देंगे। ये बहुत अच्छा सजेशन है। और रहा सेकंड पॉइंट, आपका राजेश भाई ने बोला कि हमारी मास्टरी है। अगर ये केस हमने किया होता तो हम 3 साल में आपको सॉल्व कर देते केस, पर अब आपका केस का ऑपरेशन हो चुका है, बॉडी टेबल पे आ चुकी है, उसका चीरफाड़ हो चुकी है, उसमें कोर्ट में फाइल हो चुका है। उसमें इस स्टेज पे कुछ भी कहना मुश्किल होगा, पर मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं पब्लिक के थ्रू, फ्यूचर में आपका कोई भी केस होगा मैं 3 साल में आपका सॉल्व करा दूंगा। यही मेरी स्पेशलाइजेशन है, यही मेरी मास्टरी है। मैं 1-to-1 टेबल पे आपके पार्टी को बिठा दूंगा, या तो पैसे देगा या फिर वो जेल जाएगा। एसके नायक सवाल पूछे। नमस्कार। आपने अभी जो बात किया है कि चाइना से जो इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर आने वाले हैं, या जापान से जो भी फैक्ट्रीज या जो भी बिजनेस यहाँ पे डेवलप करेंगे वो लोग, और आप कह रहे हैं कि जो लेबर इंडस्ट्री है या जो भी इंडिया के लोग हैं उनको बड़ा अच्छा काम मिलेगा। लेकिन ये जो सिचुएशन जो प्रेजेंट में क्रिएट हुआ, जैसे केजरीवाल जी ने कई सारे लोगों को एक दिन में दिल्ली से भगा दिया, अब बेचारे वो बहुत परेशान है, ना गाँव में उनके पास कोई काम है, ना यहाँ से बस वो घर पे शिफ्ट हो गए थे। तो ये चीज सट आउट होने के लिए लगभग कितना टाइम लगेगा? ताकि वो डेवलप अगर करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं, तो लगभग कितना टाइम लगेगा इस चीज को सट आउट होने में? ताकि बोलिए सर। नायक साहब, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये आप इसमें ध्यान से चीज को समझ लीजिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है। और दिल्ली कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है।
दिल्ली तो एक बहुत छोटी सी मतलब इंडस्ट्री के लिए कोई बेल्ट ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जापानीज कंपनी यहाँ पे आके दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करेगी? नहीं, इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारी दूसरी है कंट्री में, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पे होती है। और जहाँ तक ये सिचुएशन रही केजरीवाल जी की, ये तो देखिए पॉलिटिकल था, इसको मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देता। ये तो मतलब आप जैसे जैसे कोरोना का खत्म होगा, ये नॉर्मल सी चीजें आ जाएंगी, लेबर वापस बैक टू बैक आ जाएगी, और चीजें आप देखेंगे जून के एंड तक चीजें सब नॉर्मल हो जाएंगी। विनोद गोयल जी पूछिए सवाल। विनोद गोयल जी, भाई विनोद गोयल जी पूछिए। नमस्कार जी, नमस्कार। बोलो विनोद भाई। हाँ, राम राम जी, राम राम। भाई साहब ऐसा है कि अभी जो पेपर में आ रहा है या टीवी में आ रहा है, 20 तारीख से ऑनलाइन सेल चालू हो जाएगी और व्यापारी सारी दुकानें बंद करके बैठे हैं। तो जब बाजार खुलेगा तो बाजार में ग्राहक कहाँ से आएगा? और गवर्नमेंट हमसे खूब मदद चाहती है, खूब हमसे अपेक्षा चाहती है। गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करना चाह रही है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी आवाज हमारी परिवार के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो लोन का ब्याज है, ओडी का ब्याज है, सीसी लिमिट का ब्याज है, ये सेविंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, सेविंग के रेट के ऊपर, ये हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से। तीसरी बात ये कि सैलरी जो हम दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं लेबर को, इसका हमारा एज ए एडवांस टैक्स अगर ट्रीट कर लिया जाए तो हमें देने में परेशानी है और ना गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी इसके अंदर। ये 3 सवाल है जिससे मध्यम क्लास के व्यापारी को, उद्योगपति को काफी हेल्प मिलेगी और काफी थैंकफुल रहेगा। नमस्कार गोयल साहब, आपके पॉइंट्स में सुन रहा था पर आवाज साउंड बीच में ब्रेक हो रही थी, पर पहला पॉइंट मैंने आपका सुना है, वो बहुत अच्छा सजेशन है। कल ही मेरे पास हमारे यहाँ के ट्रेड यूनियंस के लोग आए थे, उन्होंने यही पॉइंट बोला कि भाई आपकी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी आपके नेता हैं, और ये क्या ऑनलाइन आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को अलाउ कर दिया सेल करने के लिए। तो जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा, जब तक जिसको नीड है कस्टमर को, वो तो सारा सामान इनसे ले जाएगा। और आपने तो यहाँ तक रेफ्रिजरेटर तक अलाउ कर दिया, टीवी रेफ्रिजरेटर किसी बड़ी बड़ी हैवी आइटम्स को भी आपने अमेजोन के थ्रू अलाउ कर दिया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी मुझसे कि ये प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दी जाए। तो मैं चेतन भाई साहब को कहूंगा, संस्कार बातरी थ्रू हमें ये प्रेजेंटेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या तो छोटे व्यापारियों को भी लॉकडाउन से मुक्त किया जाए, या फिर ऑनलाइन जो कंपनीज हैं इनकी भी सेल्स पे अभी थोड़े टाइम के लिए रोक लगाई जाए। सेकंड पॉइंट, आज देखिए सवाल बहुत सारे हैं अभी, लेकिन समय हो गया है। संजय भैया एक बार मोबाइल नंबर बोलना क्या है आपका? 98 लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए। 9810032754। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9810032754। जिनके सवाल हैं उनसे माफी चाहता हूं, वो सीधा फोन कर लें, संजय जी को सवाल का रिप्लाई ले लें। एक बात मैं प्रयास कर रहा हूं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से कल मेरी बात हुई है, सरकार में उनकी बड़ी दखल है और सरकार उनकी बात को मान लेती है। आप यदि थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो मैं बहुत जल्दी ही, जिस दिन आप 500 संख्या कर देंगे, मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को इस क्लास में ले आऊंगा। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो इस क्लास में आ जाएंगे। और फिर सरकार से कोई आपने बात मनमानी है, सरकार को कोई मैसेज भेजना, तो उनसे बड़ा मैसेंजर मेरे पास तो नहीं है, तो वो क्लास में आ जाएंगे तो आपकी बात वहां तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा साथ दीजिए, इस पोस्ट को फेसबुक से शेयर कीजिए, जिससे इस क्लास में संख्या बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ये मेरा निवेदन है। कल मैं आपको वृंदावन लेके चलूंगा और वृंदावन में इस्कॉन की एक बहुत बड़ी प्रचारिका श्री नारायणी हमारे बीच में रहेंगी, जो आपके बच्चों से बात करेगी, आपसे बात करेंगी कि लॉकडाउन में पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे हो सकती है, बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज कैसे हम कर सकते हैं। तो आप माँ बाप हो सकते हैं, आप दादा दादी हो सकते हैं, आप नाना नानी हो सकते हैं, आप जिस भी रूप में हैं, आपका बच्चों से जो भी आप चर्चा करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, कैसी बातचीत करें। कल हम पेरेंटिंग पर बात करेंगे, तो आप कल श्री नारायणी को सुनेंगे। और परसों हम मांडूक उपनिषद पर बात करेंगे, और विश्व विख्यात स्पीकर दिनेश कुमार जी को मैंने प्रार्थना की है, वो 1 घंटे में मांडूक उपनिषद आपको सिखा देंगे। वो भी आप सोमवार की क्लास में अटेंड आप करेंगे। और देश के बड़े इकोनॉमिस्ट और अर्थशास्त्री भरत झुंझुनूवाला आएंगे, वो बताएंगे कि 2020, 21, 22 में भारत की इकोनॉमी कैसे रहने वाली है।
बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, विश्वविख्यात नाम है, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया है उन्होंने। मैंने कल उनसे बात की है। डॉक्टर भरत झुंझुनवाला कल 2-3 दिन में आपके बीच रहने वाले हैं। ये सब मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको इन चीजों के साथ जोड़ा जाए। फेसबुक पे लाइव है मेरे दोनों पेजेस के ऊपर, वहां से भी आप लोगों को इसके साथ जोड़िएगा। मैं अब फाइनल रिमार्क्स के लिए संजय भाई को प्रार्थना करूंगा कि आज के इस सेशन को क्लोज करें और वो जो बोलना हो बोलिए। संजय जैन साहब। हाँ, नमस्कार दोस्तों। अब मैं जो बात आपको बोलने जा रहा हूँ उस पॉइंट को बड़ा ध्यान से आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये सबके बेनिफिशियल के लिए ही, हम सबके बेनिफिट के लिए है। ये वर्ल्ड में इसमें बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जो चीज अभी तक ग्लोबलाइजेशन सी थी वो रीजनल प्लेयर्स के हाथ में चली जाएगी, लोकल प्रोडक्शन से इंक्रीज हो जाएंगी। जो हमारे व्यापारी भाई इंडस्ट्री वाले हैं उनके लिए गोल्डन मोमेंट पीरियड स्टार्ट होने वाला है। हमें सबको अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। अपनी जो सप्लाई चेन है, जो हमारी बिजनेस की सप्लाई चेन है, उस पर दोबारा से रिवर्किंग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अपने बिजनेस को दोबारा से ट्रैक पे लाना है, उसको कंटिन्यूटी पे लाना है, नॉर्मलसी पे लाना है। उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने हैं। और एक बहुत बड़ी कोटेशन है, पुरानी कोटेशन है, आप सब जानते होंगे, कैश इज किंग, यानी कैश ही किंग है। अपने रिसोर्सेज को संभाल कर समझदारी से यूज कीजिए, बचा के रखिए और ये हमेशा याद रखिए, ऐसे समय में, हर समय में कैश इज किंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूजा को लेके आओ, उसका भी परिचय करवाता हूँ एक बारी। वेयर इज पूजा? ये मेरी छोटी बहन है, पूजा नाम है इसका, और ये शेयर मार्केट में बहुत जबरदस्त स्टडी है इसकी। जो आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पूजा की मदद ले सकते हैं। पूजा का एक्सपर्टाइज है शेयर मार्केट में, मेरी भी गुरु है ये, मुझे भी शेयर मार्केट की टिप्स देती रहती है। दोस्तों ये क्लास हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं और आपसे मेरी दो सूचनाएं आपको देता हूँ। यहाँ जो भिवानी परिवार मैत्री संघ के मेंबर हैं उनको ये सूचना दे रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट ebhiwani.com पे आज से हमने एक नई सर्विस शुरू की है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे ebhiwani.com पर, तो आज जिनके जन्मदिन है और आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर वहां पर हमने आज डाल दिए हैं। आप उनको सीधा फोन करके विश कर सकते हैं। एक सूचना तो भिवानी परिवार मैत्री संघ के मित्रों के लिए है। दूसरी सूचना चेतना के लोगों के लिए है। चेतना के मेंबर से मेरी प्रार्थना है कि इस क्लास के अंदर वो मेरी पोस्ट को शेयर करें और सबको आमंत्रित करें। चेतना में सारे एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, पवन कंसल जी जैसे लोग इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। और मैं 2-3 दिन में रमेश अग्रवाल जी को ला रहा हूं, वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ में। मेरा आप सबसे यह है कि इस क्लास को आंदोलन बना दीजिए। और मैं यहाँ तक भी सोच रहा हूँ क्यों ना लॉकडाउन के बाद भी ये क्लास जारी रहे। मैं बाद में जब आपको अनम्यूट करूंगा तब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये क्लास लॉकडाउन के बाद भी हम चलाते रहे क्या। आइए अब समय हो गया है, हम शांति पाठ करें। सचिन मेहता शांति पाठ प्ले कीजिए।